ये सॉरी जी, सबस्ट्रिंग कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी एंड डबल बी ए। इसी तरह जी दूसरा इसका जो क्वेश्चन के आर का, एंड और आर हमने लास्ट टाइम भी किया है। तो हमारे पास उसी क्वेश्चन जो हमारे पास पहले जी L1, इसको अब एक्सप्लेन किस तरह सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले इसमें से सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। सब प्रॉब्लम है कौन सी है इसमें? एक तो ये कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी, और दूसरी कौन सी है सब प्रॉब्लम? कंटेन सबस्ट्रिंग डबल बी ए। तो उसी तरह जी वो दोनों लैंग्वेज लिख दी। अब इन दोनों का अगर इन दोनों के लिए मशीन बनाए और फिर इनके दरमियान मर्जिंग करके इंटरसेक्शन लें, तो देन आपके पास ये वाली जो L1 लैंग्वेज है जी, ये आप डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी आप इसको सॉल्व करें, सबसे पहले हमने सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, सब लैंग्वेज कह लें। तो पहली लैंग्वेज इसमें कौन सी है? कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी। दूसरी लैंग्वेज कौन सी है जी? कंटेन सबस्ट्रिंग डबल बी ए। और देन फिर आप अगर उनके दरमियान इंटरसेक्शन लें, क्योंकि यहाँ पे एंड है, तो देन आप L1 के लिए मशीन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब जी जो कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी, उसकी मशीन आपके सामने गिवन है जी। हमारे पास आप क्लियर देख रहे हैं जी, जो ए बी हमें पता है मिनिमम साइज सेटिंग इसमें 2 साइज की है, तो 3 स्टेट मस्ट बनेंगी। ठीक है। तो उसके बाद जी ये अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कि किस बेस पे ए बी को रिप्रेजेंट किया, देन बी का लूप ही लगेगा और ए जितने मर्जी हो, जैसे एक बी आएगा तो फाइनल पे ए बी क्यों कहना जरूरी है। और जब एक दफा ए बी आ गया, कंटेन सबस्ट्रिंग से मुराद यही होता है कि जब ए बी आ गया जी, तो उसके बाद जो मर्जी वैल्यू जी आए हमारे पास ए और बी की, वो एक्सेप्टेड है जी। कंटेन सबस्ट्रिंग एटलीस्ट वन टाइम ए बी आना चाहिए। ठीक है। इसी तरह इसका जी ये डीएफए टेबल गिवन है, ट्रांजिशन टेबल कह लें जी इसका। तो ये पी एरो लगाया गया है, तो ये स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है जी फाइनल स्टेट को। ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग स्टेट क्या और फाइनल, उसको रिप्रेजेंट किया गया प्लस के साथ। हम फाइनल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जैसे हम फाइनल स्टेट वैसे मशीन में डबल सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबल में मैं उसको जस्ट प्लस के साथ अपनी आसानी के लिए, वैसे ये कुछ बुक रिकमेंड करती हैं वो फाइनल स्टेट को प्लस के साथ भी। ठीक है। अगर आपने शायद कुछ ऑनलाइन देखे होंगे तो वो प्लस के साथ भी, और स्टार्टिंग को माइनस के साथ। तो जी ये उसका टेबल है। कैसे बना है ये अब आपको पता होना चाहिए जी। 3 स्टेट हैं, तो 3 हमने स्टेट डिफाइन किया, अल्फाबेट 2 हैं जी, तो वो कॉलम वाइज आ गए। और देन जी हमने ये एक्चुअली P0 से एक्चुअली यहाँ से हमने A रीड करें तो हम P1 पे जा रहे हैं, B रीड करें तो P0 पे ही रह रहे हैं। तो इसी तरह हम वो ही लिखा है। फिर P1 से A रीड करें और B, तो किस किस स्टेट पे जा रहे हैं वो आंसर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट इसी तरह जी सबस्ट्रिंग डबल बी ए के लिए जी मशीन डिज़ाइन की गई। और उसके बाद जी हमारे पास उसी का टेबल, 4 स्टेट हैं तो 4 रोज हमने वो स्टेट वाइज, और देन फिर और स्टेट के नाम ज़रा डिफरेंट रखे क्योंकि हमने इसको मर्ज करना है। अब जी हमने जब मर्ज करना के एक्चुअली इन 2 स्टेट्स को हमने कैसे यूज करके एक नई स्टेट बनानी, एक नई मशीन बनानी है 2 मशीन को यूज करके। तो मैं ये Q1 और Q2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है जी इसकी स्टेट्स को। जैसे Q सेट, वो फॉर्मल डेफिनेशन डीएफए की जाए ना, तो वो 5 टपल्स थे, उसमें एक Q सेट था, एक अल्फाबेट सेट था, एक स्टार्टिंग स्टेट, एक फाइनल सेट और एक ट्रांजिशन फंक्शन। तो Q पहली मशीन को हम Q1 वो से रिप्रेजेंट Q1 स्टेट्स। तो Q1 में है कितनी स्टेट है? इसमें 3 स्टेट्स हैं। कौन सी? P0, P1 और P2। तो ये जी Q1 में P0, P1, P2 लिख दी। Q2 में कौन सी स्टेट है जी? Q0, Q1, Q2, Q3 वो लिख दी। और मैंने आपको ये शायद हमने डिस्कस किया था कि अगर इनका कार्टेशियन लिया जाए तो उतनी स्टेट्स बनेगी मैक्सिमम, ये ज्यादा से ज्यादा। जब हम इनका कार्टेशियन लें इन दोनों मशीन का, तो हमारे पास उतनी स्टेट्स। अब ये देखें जी हमारे पास दोनों सेट्स के दरमियान कैसे जी कार्टेशियन, ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर। तो ये सारी स्टेट्स आपके साथ रिप्रेजेंट की जा रही थी लास्ट टाइम भी, कि ये देखें जी ये P0 Q0 का एक जी पेयर बनेगा, फिर P0 Q1 का, फिर P0 Q2 का, P0 Q3 का, फिर P1 Q0 एंड सो ऑन। तो टोटल हमारे पास क्योंकि Q1 में 3 स्टेट्स और Q2 में 4 स्टेट हैं, तो इससे मुराद है कि हमारे पास 12 स्टेट्स
मैक्सिमम 12 स्टेट्स बनेंगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगी। जब भी दो मशीन जिनमें एक में 3 स्टेट्स हैं और एक में 4, तो 12 से ज्यादा नहीं बनेंगी। 12 से कम बन सकती हैं, कुछ यूजलेस स्टेट्स आ जाती हैं। वो कुछ क्वेश्चन जब आप मल्टीपल करेंगे तो आप देखें कुछ स्टेट्स यूजलेस हैं, उनका कोई रोल नहीं है, वो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसके लिए कोई अलग एल्गोरिदम भी होता है कि वो आप किस तरह ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास न्यू डीएफए में जी जो बनना था, तो मैंने एक्चुअली ये जो पेयर है ना, तो मैंने उनको भी एक नए वैल्यू दे दी और R0 के नाम से, और इसी तरह एक्चुअली P0 Q1 को R1, फिर एंड जितने 12 स्टेट बनते हैं उनको मैंने अपनी आसानी के लिए उनको ये वैल्यू दे दी। आपने जब भी ये यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टीज या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपने जहां तक अपना टाइम सेव कर सके आपने करना है, और जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करके टाइम सेव करना है। जो चीज कहा गई, अगर कहा गया यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टीज, तो देन कंप्लीट इसका डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बनाना, डायरेक्ट एक मशीन नहीं। जब यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टीज की बात कर दी गई है, तो इसका मतलब है अब यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टीज ही करना है। सब लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो, उसकी मशीन डिजाइन करो, देन उनमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, जो भी है उसके मुताबिक मशीन वो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप करें, तो ये आपको समझाने के लिए था। तो अब जी स्टेप 1 मेरे पास जी स्टेप 1 स्टार्टेड स्टेट R0 क्यों है। मैंने आपको कहा था कि दोनों मशीन में जो स्टार्टिंग स्टेट होगी, जब वो जिस पेयर में जी वो एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेट, तो P0 हमारे पास आपको पता है जी P0 स्टार्टिंग स्टेट है और Q0 भी स्टार्टिंग स्टेट है। तो P0 Q0 वाला जो पेयर है जिसको R0 का अब हमने नाम दे दिया, तो एक्चुअली ये स्टार्टिंग स्टेट होगी। तो R0 स्टार्टिंग स्टेट। अब हमने करना क्या है, एक्चुअली ये था कि क्योंकि डीएफए बना रहे हैं, तो जितनी ये 12 स्टेट्स हैं हमने स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करना और कहना है जी R0 से जो ये हमारे पास है, हमने एक्चुअली ए और बी रीड करना है। तो एक्चुअली R0 से मुराद ये है कि P0 से ए रीड करो, Q0 से ए रीड करो, और जो पेयर आ रहा है वो कौन से स्टेट क्या डिफाइन है या नहीं, तो देन उस पे वो एज भेजें, ठीक है। इसी तरह फिर R0 से B से क्या मुराद है, R0 से B रीड करें, तो मुराद यही है कि P0 से B रीड करो और Q0 से B रीड करो, तो हमारा हम किस स्टेट पे जा रहे हैं वो आंसर लिखना है। तो अगर मैं बात करूं जी, इसको मैं यूजिंग ट्रांजिशन फंक्शन यूज किया जा रहा है, और मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन फंक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं जी। अगर हमारे पास ये आप टेबल देख रहे हैं, ठीक है, डीएफए का, या मैं ये आपके सामने मशीन है जी, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रांजिशन फंक्शन है क्या। तो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन की जो सिंबल है जी, वो मैं सिर्फ उसको यहाँ से ही अगर मैं आपके सामने जी लिख रहा हूं जी P0 से ए की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होगा। ये एक्चुअली ट्रांजिशन फंक्शन हमें बता रहा है कि ट्रांजिशन फंक्शन में इनपुट क्या होती है। ट्रांजिशन फंक्शन में इनपुट होती है एक स्टेट और एक अल्फाबेट, एक स्टेट और एक अल्फाबेट ट्रांजिशन फंक्शन में। ये हमारे पास जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है P0, एक स्टेट होगी सबसे पहले, और देन उसके बाद कामा के बाद एक अल्फाबेट, ठीक है, और देन और इसको हम डोमेन भी कहते हैं। डोमेन होता क्या है जी, डोमेन होता है हमारे पास इनपुट, फंक्शन की इनपुट डोमेन होती है, और जो आउटपुट आती है उसको हम रेंज कहते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन है जी, तो इसमें इनपुट क्या है, P0 और QA। P0 क्या है, एक स्टेट इनपुट होगी हमेशा। ये एक ट्रांजिशन फंक्शन जब लफ्ज आ रहा है तो इसका मतलब है फंक्शन के कंसेप्ट के उसमें क्या पैरामीटर है, इनपुट क्या है। तो हमारे पास जी ये इनपुट एक स्टेट होगी और एक अल्फाबेट, और जब इस फंक्शन ने प्रोसेस किया तो क्या आंसर आ रहा है, आउटपुट क्या होगी। तो अगर आप P0 से A रीड करें तो आंसर क्या आता है जी, P1 स्टेट, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, P1। इसी तरह जी मैं सेम लिख रहा हूं
मजीद के ट्रांजिशन फंक्शन है क्या? तो मजीद सेकंड, अगर P0 से B रीड करें तो इसका आंसर क्या होगा जी? P0 से B। तो इनपुट क्या है जी? एक स्टेट और एक अल्फाबेट, और आउटपुट क्या होगी? आउटपुट हमेशा एक स्टेट होगी, डीएफए में हमेशा एक स्टेट होगी। इनपुट डोमेन क्या होगी? सर जी सर जब P0 से B रीड करें तो वो P0 नहीं होगा? जी जी, मैं लिखना है वो, अभी मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया जी एज इट इज, तो वो हमारे पास दिस वैल्यू ठीक हो गया। ओके सर। तो मैं बात कर रहा था जी, जो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है क्या, कि इनपुट क्या है? इनपुट में क्या होगा? डोमेन जिसको मैं कह रहा हूँ, एक स्टेट होगी और एक अल्फाबेट, और आउटपुट क्या होगी? एक स्टेट जिसको रेंज कहना है। तो ये आपको अगर मैं कहूँ क्या आप इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं इजीली? मैं आपके सामने जी एक लिखने लगा हूँ, आपने बताना है, अब आप इजीली बता लेंगे आई थिंक। तो बताएं जी इसका आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल में आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू अब क्या होगी। P2 ए सर। नहीं, गौर से देखें जी। ए सर। नहीं बेटा, जी इनपुट जो इनपुट होगी वो होगी जिसको डोमेन कह रहा हूँ वो अल्फाबेट और एक स्टेट, मगर आउटपुट हमेशा एक स्टेट होगी, अल्फाबेट नहीं होगा। आउटपुट हमेशा एक स्टेट है। ये सर तो P2 होगी P2 होगा, दोनों केस में। ठीक है, P2। सेम आप इसी तरह P1 के लिए भी आप डिफाइन कर सकते हैं ना जी। अब मैं अगर आपके सामने ये P1 का बताऊं कि P1 के क्या होगी, तो आप वैल्यू बता सकते हैं मुझे? आप इजीली P1 के लिए भी बता सकते हैं कि P1 की वैल्यू क्या होगी। तो P1 से A रीड करें तो P1 नहीं है, P1 से B रीड करें तो वो P2 है। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या है वो उस पर मैं आऊंगा, मगर अभी ये ट्रांजिशन फंक्शन को एक्सप्लेन, तो ये एक्चुअली इस वजह से था कि इसी सिनेरियो में कि R0 से A रीड करना, तो इससे मुराद क्या है जी? R0 ट्रांजिशन फंक्शन के सिनेरियो में तो हमने A रीड, अब आपको ये क्लियर है कि ये एक्चुअली बता रहा है कि ये स्टेट R0 से A रीड करें तो आउटपुट क्या आएगी, क्या स्टेट आएगी। तो R0 को आपने किससे रिप्लेस किया हुआ है? P0 Q0 से मैंने वो वैल्यू रिप्लेस की, ठीक है। और देन मैं इसी वैल्यू को इस सिनेरियो में लिख रहा हूं कि हमारे पास ये ट्रांजिशन फंक्शन P0 से A रीड करो और Q0 से A रीड करो। इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा जी? इसका आंसर बता सकते हैं जी? ट्रांजिशन P0 से A रीड करें तो P0 से A रीड करें तो हमारे पास ये गिवन है, टेबल के थ्रू भी आप बता सकते P0 से A रीड करें तो एक्चुअली P1 था। अगर डायग्राम को देखा जाए तो P0 से A रीड करें तो P1, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? P0 से A रीड करने का P1, और इसी तरह Q0 से A रीड करने का आंसर क्या होगा जी? तो वो टेबल के आप देख सकते Q0 से A रीड करें तो Q0, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, तो सेम सिनेरियो है दोनों में, ठीक है, ये कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो P1 और Q0 हमारे पास पेयर आया, और P1 Q0 को हमने यहाँ पे किससे रिप्लेस किया हुआ है जी? तो देखें जी R4 से, जो आपने रिप्लेस किया हुआ है जी वो R4 से है। तो इसी तरह जी आपने वो सारे ये देखने हैं, इसको जरा गो थ्रू कीजिएगा। ये बहुत ही जहाँ तक एक्सप्लेन किया जा सकता था जी करने की कोशिश की गई। तो मैं चाहूंगा कि मैं बाकी जो फर्दर है अगर तो आप जरा इसमें देखें, अगर आपको इशू है किसी में भी, तो ये आपके सामने ना एक्चुअली वो सारे रूल डिफाइन किए हैं। ये एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, अगर आप इसके थ्रू कह लें कि सॉल्व करने बैठेंगे तो देन तो ये आपके लिए वो एक काफी टाइम कंज्यूमर। तो मैंने जो पहले जो टास्क किया था वो था कि जितनी जल्दी हम उसको सॉल्व कर सकें। तो अब आप इसको जरा एक दफा जी आपके पास डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए, इसको एक दफा गो थ्रू करें और देखें कि कहाँ पे आपको इश्यू है, फिर मुझे बताएं जी, तो फिर उसको डिस्कस करते हैं कि ये मशीन कैसे मर्ज हो रही है। जरा भी ये आपके पास जी अपलोडेड है पोर्टल पे भी, और मैंने MS टीम पे भी इसको कोर्स मटेरियल में, नाम इसका क्या है, डिजाइन DFA यूजिंग फ्लो योर प्रॉपर्टी। तो काइंडली इसको जरा देखें, जरा गो थ्रू करें,
3 से 4 मिनट लें जी। अगर कोई क्यूरी है देन हम उसको ऐड करते हैं जी। ठीक है जी, इसको देखें जरा। सर वो बता दें जो फर्स्ट लाइन पे था। जी जी, कौन सा बेटा? ऊपर करें थोड़ा सा। जी ये जो R0 से A है, अच्छा, वही था। एक मिनट, दिस वैल्यू, ये बात कर रहे हैं? आई थिंक तो ये नहीं था। नो सर, वो जो आपने अभी दिखाया वो सारा लिखा हुआ था जो R0 से ये कौन सा? स्टेप, ये जो स्टेप्स हैं स्टार्ट स्टेट R0 वाले। R0 बेटा मेरे पास जो नजर आ रही है वो तो अभी Q0 Q1 की मशीन है, वो टेबल है सर नीचे करें, जी। और नीचे करें। ये वाले तो नहीं है न्यू DFA या और नीचे? सर और नीचे। बेटा यही अब है, F1 स्टार्ट स्टेट R0 की बात कर रहे हैं ना? सर नहीं, वो नीचे करें और ये आगे है। ये जो जी नीचे है ना, ये जो R0 से A। जी जी, मैं तो सबसे पहले मैं इसी पे ही आया था, इसकी बात कर रहे हैं यस ना? सर, यस सर। इसी की, जी जी। अब P0 से A रीड करेंगे और Q0 से भी A रीड करेंगे। जब मैंने डायरेक्ट पहले लास्ट लेक्चर में जब मैंने मशीन डिजाइन की थी तो मैंने 2 मशीनें बनाई हुई थी और मैंने कोई टेबल नहीं एक्सप्लेन किया था इसी तरह। और मैंने क्या कहा था कि एक्चुअली जो पेयर बंद है मेरे पास P0 बंद है और Q0। और अगर आप वो लेक्चर को सुनिएगा तो मैं एक्चुअली उसको यही करता है कि यार मशीन 1 की जो स्टेट और मशीन 2 1 बाय 1 आप वहां से रीड करें तो किस स्टेट पे जा रहे हैं, तो जो पेयर आ रहा है ना उस पे वो एज भेजना था। इसमें जस्ट ये क्या किया है, अगर मेरे पास है क्या कि मैंने जो पेयर बने थे उनको आसानी के लिए मैंने एक नए वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, वो R0 R1 कह दिया उसको, फिर R2 इस तरह। तो मैंने कहा R0 से ए रीड करूं, तो इससे मुराद क्या, R0 से ए रीड करने से मुराद ये है कि आपने P0 और Q0 से ए रीड करना है। ठीक है, जब P0 से ए रीड करें तो वो क्या आंसर है जी, वो उसको मैंने इस टाइम है कि ये एक्चुअली ट्रांजिशन फंक्शन है। P0 से ए रीड से मुराद है कि ट्रांजिशन फंक्शन की सूरत में इस तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो P0 से ए रीड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी P1। अगर Q0 से ए रीड करें तो उसका आंसर है जी हमारे पास Q0। तो इसका मतलब है P1 Q0 पेयर आ रहा है। तो P1 Q0 को हमने कौन सी वैल्यू से रिप्लेस किया, वो है R4। तो मैंने सिर्फ वो लिखा है। इसी तरह आप R0 से B रीड करें तो सेम सिनेरियो सारा जी कि P0 से, क्योंकि R0 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, P0 और Q0 को। ठीक है, तो वहां से B रीड करें, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर एक जो देखेंगे P0 Q0 Q1 पेयर आ रहा है तो वो किससे हमने रिप्लेस किया हुआ है, तो वो R1 है, तो हमने R1 लिख दिया। ठीक है, तो ये इसको देखें जरा